नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हैं दिल्ली के, और हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं 10% स्वर्ण इशू के ऊपर बात करने के लिए। ये चर्चा का चूँकि इस वक्त विषय है, देश में बहुत ही गंभीर विषय भी है और बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहा है ये विषय, तो हमने सोचा कि इस पर बात करें। और हमने अपने साथ अपने कुछ खास मेहमानों को लिया है, जिसमें हमारे साथ हैं डॉक्टर एस.एन. गौतम साहब, जो अम्बेडकराइट मूवमेंट के साथ जुड़े रहे हैं, और आप एक ज़माने से इस मूवमेंट को परवान चढ़ाने के लिए अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। और दूसरे हमारे ख़ास मेहमान हैं जनाब R.L. केन साहब, जो संविधान के विशेषज्ञ हैं और आप जो है उस पर रिसर्च कर रहे हैं, और संविधान के बारे में आपको बहुत ही डेप्थ नॉलेज रखते हैं। सबसे पहले हम गौतम साहब आपसे बात करना चाहेंगे, आरक्षण की ज़रूरत क्यों है? आरक्षण एक आजकल ऐसा पॉइंट बन गया है, हर व्यक्ति इसके ऊपर ये जानना चाहता है कि आरक्षण क्या है, आरक्षण क्यों है, आरक्षण क्यों मिलना चाहिए। दरअसल इसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया। दो तरह का आरक्षण है। मैं इसको समझाने का एक तरीका बहुत अच्छी तरह से आपको बताऊं तो बहुत अच्छा रहेगा। पहला तरीका, रेलवे में रिजर्वेशन। हम रेलवे में रिजर्वेशन क्यों लेते हैं? क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि अगर हमें जल्दी जाना है, समय पर अपने पर पहुंचना है और हमें सीट मिल जानी चाहिए, तो उस व्यवस्था में अपने आप को सेटल करने के लिए हम टाइम से रिजर्वेशन उसे कराते हैं। ये शब्द बड़ा समझने के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि भीड़ में एकदम जा कर के जहाँ धक्का मुक्का होने हो और आपको जाना है, तो उस समय आप पहले से एक प्रायोरिटी रखते हैं। और वो प्रायोरिटी इस बात की रहती है कि हमको अगर आरक्षित हो जाएगा तो वो चीज़ हमको मिलेगी। ठीक इसी चीज़ को लेकर के जब देश में असमानता की लड़ाई आज़ादी से पहले जब लड़ी गई, और उसमें गांधी जी का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मैं इसको नकारना नहीं चाहूँगा। देखिए, रिजर्वेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए लोगों के बीच में एक चर्चा है कि किसी भी चीज़ का आजकल आरक्षण को एक बड़ा प्रदूषित बीमारी की तरह से यूज़ किया जाने लगा है। जबकि आरक्षण अगर हमारे जीवन में जहां हमें उपलब्धि कोई चीज़ नहीं मिल पाती है तो उसको विशेष तौर पर पाना होता है, तब हम आरक्षण उसके लिए पहले से करते हैं। इसका बहुत एंशिएंट पीरियड में अगर देखा जाए तो जब यहाँ पर ब्राह्मण या आर्यंस आए, और आर्यंस की संख्या बहुत कम थी, उन्होंने यहाँ के बहुसंख्यक द्रविड़ों को अपना गुलाम बनाया, तो इन पर शासन कैसे चलाया जाए, तो उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की। जिसे हम मनु के विधान के तौर पर लेते हैं, और उसमें आरक्षण था कि ब्राह्मण को शिक्षा का अधिकार होगा, और ब्राह्मण को वो सब अधिकार होंगे जो दैवीय अधिकार होते हैं। इवन उसे इतना बड़ा अधिकार था कि अगर किसी के साथ में बलात्कार कर देता है या किसी का वध कर देता है तो उसको किसी भी तरह की सजा नहीं होगी और न उस पर केस चलेगा। फिर उसके बाद एक दूसरा तबका बनाया गया कि इस सब सुविधा को ब्राह्मण कैसे पाए, तो उसे पाने के लिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा क्षत्रिय ग्रुप, कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा ब्राह्मण को, कि वो जो मनमानी करना चाहता है वो करे, और जो दूसरे वर्ग के लोग हैं, द्रविड़ हैं, उन पर किस तरह से अपना अधिकार बना सके, इसके लिए उन्होंने क्षत्रिय वर्ग को बनाया। और इन दोनों को किस तरह से फाइनेंस असिस्ट किया जाए, तो उन्होंने व्यापार करने वाले लोगों का एक वैश्य वर्ग बना दिया। अब बचे हुए जो लोग थे जिन्हें शूद्र कहा गया, जो द्रविड़ थे, जो बाद में बुद्धिस्ट की श्रेणी में आते हैं, तो इन शूद्रों को अपना गुलाम बनाए रखने के लिए इन तीन वर्गों को रखा गया, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये एक आरक्षण था। और शूद्रों के लिए ये था कि वो सिर्फ सेवा करेंगे। ठीक इसके उलट डॉक्टर अंबेडकर ने जब अमानवीय कृत्यों को देखा, अंग्रेजों के साथ में उन्होंने बैठ के इस पर चर्चाएं भी की, और अंग्रेज स्वयं पहले से देखते हुए चले आ रहे थे, तो अंग्रेजों ने एक नियम बनाया था कि यहाँ पर एजुकेशन और लाई जाए तो सबको इसका फायदा मिल सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक बार बताइए, ये इतनी पुरानी प्रथा है आरक्षण की, है ना, और इस आरक्षण की प्रथा में जाहिर है हमारा एक दलित वर्ग, जिसको हम दलित वर्ग कहते हैं, या अम्बेडकर वादी लोगों को हम कह सकते हैं, या इसके अलावा आरक्षण की जब बात होती है तो महिलाओं के लिए भी है ना। आरक्षण जो है जब बात आती है तो आपने कहा कि रेलवे रिजर्वेशन के लिए भी है। आरक्षण का कहीं ना कहीं फायदा होता है और उन लोगों को फायदा होता है जो इसके मुस्तहिक होते हैं। संविधान, इस संबंध में मैं डॉक्टर केन साहब आपसे पूछना चाहूँगा, संविधान ने हमें किस तरह के आरक्षण के लिए हमें सहूलियात दी हैं? देखिए, संविधान का
ये था कि संविधान किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन जो समुदाय समाज के उन्नति में, सरकार में आने से रह गए, वंचित रह गए हैं, उनको एक साथ लाने के लिए, सरकार में लाने के लिए, शिक्षा में लाने के लिए एक माध्यम बना कि इन लोगों को शिक्षा दी जाए। शिक्षा देने के बाद इनको साथ साथ में नौकरी दी जाए। अब नौकरी का जो पैमाना है उन्होंने इनके लिए निश्चित किया कि इनको परसेंटेज दे के किया जाए। 15.5% या 16% शेड्यूल कास्ट और 7.5% शेड्यूल ट्राइब को दिया गया है। अगर ये ना होता तो आज इतनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद सरकारी नौकरियों में नहीं आती। वो इसीलिए दिया गया कि दूसरे लोगों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर रखा था, इसलिए उनको ये सीट परसेंटेज देकर एलोकेट करके उनके लिए सुनिश्चित की गई, तभी वो लोग आते हैं अपनी सीटों पर। लेकिन दुर्भाग्यवश वो सीटें भरी नहीं गई दुर्भावना की वजह से। ये हमारा संविधान कहता है भेदभाव नहीं होगा, लेकिन भेदभाव मिटा तो दिया, लेकिन जिनके हाथ में संविधान जब जब आया उनके मन में से वो भेदभाव करने की जो परंपरा सदियों से चली आ रही थी वो नहीं गई। एक स्ट्रोक में मनुष्य मूर्ति को तो उठा कर फेंक दिया डॉक्टर अम्बेडकर ने, लेकिन ये जो रोजाना के खुरापात और प्रैक्टिकल जीवन के अंदर जो भेदभाव की प्रक्रिया चली आ रही थी सदियों से, उससे मिटाने में अभी हम इतने सक्षम नहीं हुए कि संविधान की आर्टिकल 17 से हम उसको छुआछूत मिटा दें। और आर्टिकल 15 कहता है हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, सबको बराबर नौकरी देंगे। और इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर SC ST और बैकवर्ड के लिए रिजर्वेशन रखी कि जब तक इनका परसेंटेज देंगे तभी इनको जगह मिलेगी, वरना जगह नहीं मिलने वाली। डॉक्टर जी, वरना नहीं मिलने वाली है। डॉक्टर SN गौतम साहब, 124वां संशोधन हुआ है ये हमारे जिसे कहना चाहिए संविधान के एक्ट्स में, राइट। 124वां संशोधन है जिसमें 10% रिजर्वेशन की बात का जो है इशू उठाया गया है। आप इसको कितना जो है वो देश के हित में मानते हैं? देखिए, संविधान को लेकर के जो मैं पहले बात उसको मैं आगे बाद में बताऊंगा कि ये जाति व्यवस्था बनी, और इस प्रश्न को भी आपके को मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लूंगा। हाँ। कि उस जाति व्यवस्था में इन्होंने अमानवीयता लाना शुरू कर दी थी, और उस अमानवीयता ने इस देश में इतना मानव को त्रस्त कर दिया था, इतना कुचला गया था। उसका संघर्ष डॉक्टर अम्बेडकर ने शुरू किया, और उसके बाद जो संविधान बना वो संविधान में आरक्षण दिया गया था उन लोगों को जिन्हें वंचित रखा गया है। जिस जगह से भी वंचित रखा गया उस जगह में जाने के लिए उन्हें आरक्षित किया गया। लेकिन 70 वर्ष में एक हमारे देश में एक संस्था है जो धार्मिक आतंकवादी के तौर पर भी आजकल जानी जाती है, और वो अपने आप को किसी धर्म विशेष का अगुआ मान के चलती है कि धर्म हमारे उस पर चलेगा। उसकी एक डिमांड थी कि या तो आरक्षण को खत्म किया जाए या गरीबों को आरक्षण दिया जाए। गरीब मतलब जो सवर्ण गरीब है उसे दिया जाए। तो आपने कुछ दिन पहले, साल भर पहले एक भाषण सुना होगा हमारे देश के जो इस समय सरकार है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का। उसने जब उससे पूछा गया कि आपने एक इलेक्शन में कहा था कि 15 लाख रुपए हर एक के घर में, हर एक के बिल में आ जाएगा, तो उन्होंने कहा था कि ये राजनीतिक इलेक्शन के जुमले हैं और इन जुमलों को विश्वास के तौर पर नहीं लेना चाहिए। अच्छा। मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत अच्छा तमाचा उस सवर्ण समाज के गाल पर बीजेपी ने मारा है, और ये कह के लो हम तुमको जो 10% आरक्षण दिए देते हैं, जिस आरक्षण को एक जुमले से ज्यादा मैं समझता हूँ नहीं लिया जाना चाहिए। और इसे आप जुमले से हटके अगर लेंगे तो देश के विकास में ये बहुत बड़ा रुकावट। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक जुमला हो सकता है, और यूँ कहा जा सकता है कि जो 10% रिजर्वेशन की बात हो रही है स्वर्ण वर्ग के लिए, ये भी जुमले की ही रूप एक धारण करेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं जुमले क्या, इस समय तो अब वो कहते हैं ना, परीक्षा की वो घड़ी आई है जब हमारी न्याय व्यवस्था ये कहेगी कि हमने तो 49 से ज्यादा जाने के लिए नहीं कहा था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। अब हम पूछेंगे कि ये 10% रिजर्वेशन किसमें से दोगे? संविधान में जब बात आती है तो 10% रिजर्वेशन एक्स्ट्रा की बात आती है। संविधान ने आपको 50% रिजर्वेशन देने की बात की है, और आप जो है 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। वो 50% ऐसे ही रहेगा, यानी SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5% और OBC के लिए 27%। ये रिजर्वेशन का जो कोटा है वो फिक्स रहेगा। अब ये 10% जो कोटा है
ये अलग से कहाँ से लाएंगे, कौन सा संविधान बन के आएगा? देखिए साहब, अभी तक तो देश के प्रधानमंत्री कल तक कह रहे हैं कि हम SC ST के कोटे को बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, और अब 10% दे रहे हैं, तो ये 49.5% से बढ़कर 59% हो जाएगा, 10% एक्स्ट्रा हो गया। ये इंदिरा साहनी केस में जो 50% की सीमा आई थी, इंदिरा साहनी केस का वो कौन सा आप बता रहे हैं, बताइए मुझे। इंदिरा साहनी जजमेंट के अंदर ये 50% की सीलिंग आई थी कि रिजर्वेशन जो है 50% से ज्यादा नहीं होगा। अब अगर इन्होंने सीलिंग फिक्स करी सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजेस की बेंच ने, तो अब ये कहां से लाएंगे? अब ये कह रहे हैं आज की डेट में लोगों को बरगलाने के लिए, लुभाने के लिए, ये तो 40% बच रहा है, 50% बच रहा है अलग, उसमें से हम देंगे। अगर उसमें से देंगे तो जो 9 जजेस बेंच का जो जजमेंट है उसका वायलेशन होगा। अगर ये वायलेशन होगा, प्रधानमंत्री जी झूठे हैं, इनके पार्टी के अध्यक्ष झूठे हैं, इनके लॉ मिनिस्टर झूठे हैं, इनको इतनी नॉलेज नहीं है कि जब इंदिरा साहनी केस में 50% की सीलिंग आ गई, अब तुम दोगे तो कहां से दोगे? अब हमें लोगों को बहकाया जा रहा है कि वो जो 50% जनरल का है उसमें से देंगे। अगर उसमें से देंगे तो फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो प्रिंसिपल है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में वो डिस्टर्ब होगा। अगर वो डिस्टर्ब होगा तो ये जो माननीय प्रधानमंत्री, लॉ मिनिस्टर और इनकी पार्टी के अध्यक्ष बोल रहे हैं, ये न केवल झूठ बोल रहे हैं, देश को बरगला रहे हैं। ठीक है, इनके ऊपर तो मुकदमे चलने चाहिए। केन साहब, आप चूंकि देखिए इसके संविधान के एक्सपर्ट्स हैं और आपकी एक पूरी टीम है जो इस पर काम कर रही है, रिसर्च कर रही है, राइट, एक जमाने से आप लगे हुए हैं और आप कोई भी बात इस तरह की नहीं कहते जो संविधान के खिलाफ हो। ये बताइए कि संविधान ने सोशियो इकोनॉमिक या सोशियो एजुकेशनल फील्ड के अंदर हमें जो है वो आरक्षण की बात की थी या सोशियो इकोनॉमिक पर भी बात की थी? यानी मेरे कहने का मतलब ये है, मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ, हमारे दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ और हम समझना चाहते हैं आपसे कि जो कोटा है वो एजुकेशन और सामाजिक इश्यूज पर होगा या जो लोग इकोनॉमिकली वीक है उनके लिए भी होगा? संविधान क्या देखिएगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो उसमें ये कहा कि इसमें जाति व्यवस्था ने लोगों को इतना कमजोर कर दिया है कि अगर वो लोग नौकरी में आना चाहें तो किसी भी कारण से वो नहीं आ सकते, क्योंकि सिलेक्शन बोर्ड में तो वो लोग बैठे हैं, उनका वर्चस्व है, वो आएंगे नहीं, इसीलिए उनकी सीमा निश्चित की गई। अब ये बात डॉक्टर अम्बेडकर माइनॉरिटी कमेटी में हार चुके थे। सरदार वल्लभ पटेल ने एक कमेटी, माइनॉरिटी कमेटी के अध्यक्ष थे वो संविधान सभा में, उन्होंने कहा रिजर्वेशन नाम की कोई चीज नहीं होगी, किसी को नहीं मिलेगी। इवन जो 1935 से पहले मुसलमानों को भी रिजर्वेशन मिल रही थी, उस पर भी अटैक करते हुए कहा सरदार पटेल ने कोई रिजर्वेशन नहीं। अच्छा, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मेरा तो जीवन का उद्देश्य ही इस समुदाय के लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए जीवन भर में लड़ता रहा, और इंग्लैंड में जाकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये बात मैंने अंग्रेजों से मनवाई, और आज स्वतंत्र हो रहे हैं, आप देने से मना कर रहे हैं। तब इनको सोचना पड़ा कि 2 देश तो हो रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कहीं अछूतस्तान भी ना बन जाए, इसलिए इनको ये मजबूरी में रिजर्वेशन देनी पड़ी। और जब देनी पड़ी तो फिर वो रेशो सुनिश्चित करनी पड़ी। उसमें सिर्फ एक ही बात थी, जिसकी जितनी संख्या, जितनी उनकी भागीदारी है वो उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, यही प्रिंसिपल था। इसी प्रिंसिपल की वजह से रिजर्वेशन आई। और डॉक्टर अम्बेडकर का जो वो था जीवन भर का संघर्ष वो काम आया, और इस सरकार को ये बात माननी पड़ी कि संविधान में आर्टिकल 16(4) बनाकर SC ST और OBC को रिजर्वेशन दिया जाए। डॉक्टर साहब, ये जो साथ है यानी रिजर्वेशंस की, है ना, आप समझते हैं कि अब ये सक्षम है, अब हो चुका है काम, अब जरूरत रिजर्वेशन की इनको नहीं है? मतलब 50 साल से तो लागू है ना आपका रिजर्वेशन जी, तो क्या 50 साल में वो कोटा और वो जरूरतें इस समाज की पूरी हो चुकी हैं, अब जरूरत नहीं है क्या? बस ये बात जरूर है कि इस पर डिबेट भी होना चाहिए, लोकसभा में भी होना चाहिए और समाज में और पब्लिक में होना चाहिए कि 70 वर्ष के बाद क्या हमें आरक्षण की जरूरत है। इस पर मैं आपका और सबका, जनता का भी ध्यान इस पर लाना चाहूंगा। और ये 2019 का जो चुनाव है, मैं चाहूंगा कि इस पर हमारे देश की जनता अपना निर्णय ले कि 70 वर्ष में जो आरक्षण का हमारे सामने प्रोविजन था
क्या उस पर डिबेट होना चाहिए या नहीं, या 10 साल का जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन हर बार बढ़ाया जाता है उस पर डिबेट होना चाहिए या नहीं, जो बहुत बड़ा धोखा है। सच्चाई ये है कि ये आरक्षण जो दिया गया था उन जातियों को दिया गया था जिनको वंचित किया गया था शिक्षा से, सुरक्षा से, अपना घर नहीं था। उनके एक 10 पॉइंट हुआ करते थे जिसे SC और ST कहते हैं, और उसमें था घर नहीं है, जमीन नहीं है, रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, मंदिर में जा नहीं सकते हो, सड़क पर चल नहीं सकते हो। ये 10 उस तरह के थे जो अनटचेबिलिटी को शो करते थे, और उन लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए उनके लिए ये प्रोविजन। लेकिन जैसे जैसे इस प्रोविजन का लाभ उस समाज को मिलने लगा, तो जो यहाँ दमनकारी शक्तियां थी उनको ये बुरा लगा कि ये कल तक मेरा गुलाम था, आज ये मेरे सामने अफसर बन के कैसे आ रहा है। तो उन्होंने अपने नौजवानों को सिखाया, बच्चों को ये मिसगाइड करना शुरू किया, और आज मैं आरक्षण का एक असली रूप आपको दिखाना चाहता हूँ। सरकार इसके लिए जवाब देती है। जो 15% रिजर्वेशन SC का है वो अभी तक 9% है, पिछले 70 साल से 9% अभी तक लागू हुआ, और ST का है वो 3 या 4 के करीब है। मतलब ये दोनों मिलाकर के 14% के करीब बनते हैं। और जो 27% OBC का आज से 20 साल पहले जो रिजर्वेशन दिया गया था, 30 साल पहले, वो भी अभी तक 14% लागू हुआ है। टोटल मिलाकर के हमारा 29% के करीब रिजर्वेशन अभी हम लोग अवेल कर पाए हैं, और बचा हुआ जो 12% है वो भी सवर्ण ही खाता है। और वो सवर्ण में आज की स्थिति जो हमारी न्यायपालिका, हमारी जो संसद है, इन दोनों के बीच में जो गुपचुप संबंध है, आज न्यायपालिका संविधान को नहीं मानती है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। कैसे नहीं मानती है कि अभी जो जजमेंट वो जजेस का सिलेक्शन हो रहा है उसमें कहीं SC नहीं है, कहीं ST नहीं है, कहीं OBC नहीं है, कहीं माइनॉरिटी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ आरक्षण दो, लेकिन जब अलिखित संविधान पढ़े लिखे लोगों का लंदन का बन सकता है और वो लोग इस बात को स्वीकार कर सकते हैं, क्या हमारे भारत में संविधान में आरक्षण के बगैर न्यायपालिका में ये मानसिकता नहीं बनाई जानी चाहिए कि हर समाज के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व मिले, जिससे देश में न्याय के प्रति विश्वास पैदा हो सके। बचे हुए 200-250 परिवार हैं जिसमें जाति विशेष के लोग हैं, वो ही क्यों जज बनते हैं? और उनके जज बनने के बाद करप्शन का कोटा इतना कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जज आकर के मीडिया से कहते हैं कि हमारे देश का संविधान भी खतरे में, लोकतंत्र भी खतरे में, देश खतरे में, न्याय खतरे में। मैं चाहता हूं इसका विवेचना होनी चाहिए, लोकसभा में भी इसकी डिबेट होनी चाहिए थी, और ऐसे जजों को खुद भी सोचना चाहिए। आज हम ये चाहते हैं, हमारे गांव में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, जब हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है हम एक ही बात कहते हैं, यहाँ कर ले तुझे जो करना है, मैं कोर्ट में चल के तुझे देखूंगा। अगर कोर्ट बेईमान होगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? क्या फिर चंबल की बेड़ों में लोगों को जाना पड़ेगा? क्या फिर लोगों को क्रिमिनल बनना पड़ेगा? और अगर क्रिमिनल इस तरह के लोग बनेंगे तो उन्हें गुनहगार कैसे कहोगे? क्योंकि न्याय आपने नहीं दिया, व्यवस्था उनको नहीं दी, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन बने? नहीं, बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर चंबल की घाटी बन सकती है और चंबल के डाकू बन सकते हैं। असल में अन्याय जो होती है बेसिकली वो अशांति की जड़ होती है, और न्याय जो है वो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट की बुनियाद होती है और जननी होती है। मुझे लगता है कि चूंकि अभी आप इस वाले इशू पर बात कर रहे हैं, हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशन को समझने के लिए, और हमारे चूंकि दोनों विद्वान मौजूद हैं, डॉक्टर SN गौतम और आप चूंकि संविधान के विद्वान हैं RL केन साहब, मैं दर्शकों के साथ में एक चीज शेयर करना चाहता हूं, और वो ये है कि आप समझिए एक आंकड़ा, और आंकड़ा ये है कि 7.5% ST के लिए है, 15% SC के लिए है, राइट, और 27% OBC के लिए। टोटल कितना होता है? 49.5% होता है, यानी 49.5% ये रिजर्वेशन तय होता है। लेकिन किसके लिए होता है ये देखने की बात है। ये होता है 85% के लिए, यानी जो SC, ST और OBC है वो टोटल देश में कितना है? लगभग 85% है लगभग। तो 85% के लिए जो आपने रिजर्वेशन फिक्स किया है वो 49.5% है, राइट। रेस्ट ऑफ जनसंख्या कितनी बची? 15%। उस 15% के लिए कितना हुआ? 50%। ये कौन सा न्याय है साहब? यही चीज जो है उत्पीड़न की लोगों को समझ में नहीं आ रही। अच्छा, जिस दिन ये चीज समझ में आ जाएगी, क्या मेरे मतलब दर्शक समझ गए इस बात को? क्या कैलकुलेशन दोबारा समझाऊं? नहीं, बिल्कुल सही समझाया कि 85% के लिए 50% और 15% के लिए
हर दर 50%। हाँ। और आज जो फिर दी जा रही है 50.5%। हाँ। फिर 10% दी जा रही है। हाँ। ये देश के साथ में अन्याय है, हाँ। धोखा है, और ये एक जुमला ही साबित होगा। अभी आपने एक बात कही थी, हाँ। रिजर्वेशन की कितने पीरियड के लिए, कब तक रहेगी, इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा मैं। जी बताइए। संविधान के अंदर कहीं भी समय सीमा तय नहीं है कि जॉब रिजर्वेशन कब तक जारी रहेगी। अच्छा, उसकी कोई सीमा नहीं होती? कोई सीमा नहीं है। 16(4) में, आर्टिकल 16(4) में कहीं नहीं है। दूसरा आर्टिकल 335 है, उसमें भी कोई समय सीमा नहीं है। क्लेम्स फ्रॉम द मेंबर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर मेकिंग अपॉइंटमेंट टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड पोस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। वो ये है। तो वहाँ कोई समय सीमा नहीं है, 16(4) में नहीं है। तो लोगों को मिसगाइड करते हैं। देश के प्रधानमंत्रियों तक ने इस बात को मिसगाइड किया। जॉब रिजर्वेशन हमने बढ़ा दी। 15 अगस्त 2002 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल किले के प्राचीर से ये कहा था, मेरी सरकार ने सरकारी नौकरी में आरक्षण SC ST के लिए 10 साल और बढ़ा दिया। कितना बड़ा झूठ। एक देश का प्रधानमंत्री मिसगाइड कर रहा है देश को। उससे देश के संविधान की प्रावधानों की नॉलेज नहीं है और लोगों को बरगला रहे हैं। मैंने सरकारी नौकरी में आरक्षण की समय सीमा 2002 में बढ़ा दी। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। साहब आपके पास आ रहा हूँ मैं, ये बात को जहन में रखिएगा। मेरे जहन में ये बात आ रही थी, आपने न्याय की बात की थी। और आमतौर पर जब हमारा झगड़ा होता है रोड पे तो हम कहते हैं कि चल ठीक है, यहाँ मैं तुझे क्या कहूँ, मैं तुझे जो है वो कोर्ट में देखूंगा। और कोर्ट में जाने के बाद जो है वो अगर न्याय नहीं मिलता तो फिर वो कहाँ जाए? आप कह रहे थे कि वो फिर चंबल की घाटियों में छुपकर डकैती डालेगा और बदमाशी करेगा। डकैती नहीं डालेगा। और क्या करेगा? डकैती डालने की अपेक्षा वो अपने न्याय की पाने की कोशिश करेगा। वो आतंकी बनेगा? नहीं, आप उसे आतंकी कहें या कुछ भी कहें, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो जजेस आतंकी हैं, अच्छा, जो न्यायपालिका आतंकी बन रही है, जो गरीबों को न्याय नहीं दे रही है, इतना महंगा न्याय, गरीब जाए तो जाए कहाँ? तो जब त्राय होगी तो किसके ऊपर? इसीलिए न्यायपालिका को मैं एक चीज के लिए भारतीय मानसिकता के आधार पर मैं उसे सजग करना चाहता हूँ। ये संविधान किसी न्यायाधीश ने अपने घर पर बैठ के नहीं बनाया। ये संविधान बनाया है देश के उन विद्वान लोगों ने जिनकी संख्या 200-250 के करीब थी। ठीक है। जिनका को लिखने की जिम्मेदारी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को थी एज ए चेयरमैन, जिसे कहते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन तो अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की कमेटी के चेयरमैन ये भी एक कंफ्यूजन था। ये तो ये बताएंगे केन साहब, आप तो न्याय वाली बात बताएं। आज न्यायपालिका को अपने अंदर ये मानसिकता बनानी चाहिए कि हमारे देश में जिन जिन जगहों पर रिजर्वेशन नहीं है, हम अपने देश की मानसिकता ये बनाएं कि सभी समाज के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले सुप्रीम कोर्ट के जजेस में, हाई कोर्ट के जजेस में, जिससे जो न्याय पाने वाला व्यक्ति है, एक तो उसको इस बात के लिए एहसास रहे कि मैं वहां जा रहा हूं, कोई ना कोई मेरे दुख दर्द को समझने वाला है, मेरा आदमी है। दूसरा, एक चीज और मैं कहता हूँ, 70 वर्ष में हमने ये देखा है कि हमारे देश के जितने भी अटॉर्नी जनरल हैं, जो सरकार और न्यायपालिका के बीच के व्यक्ति होते हैं, उन लोगों का हमने एक भी शेड्यूल कास्ट का नहीं देखा, एक भी OBC का नहीं देखा, एक भी हमने माइनॉरिटी का अभी तक नहीं देखा। सिर्फ देखा है तो इस जाति वर्ग और विशेष के लोगों को हमने देखा है। इसकी वजह से न्यायपालिका की गरिमा भी गिरी है। हम चाहते हैं कि सरकार जो भी प्रधानमंत्री बने, वो ऐसे व्यक्तियों को भी आगे लाए जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, आप देखिए, आप एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं हमारी जुडिशरी के ऊपर। आप ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमें चूंकि इंसाफ नहीं मिलता है, जुडिशरी जहां से इंसाफ होना चाहिए वहां से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। तो आप ये चाह रहे हैं कि आपके जो लोग हैं, यानी आपके जो समाज के लोग हैं, वो न्यायपालिका में अगर किसी अच्छी जिम्मेदार कुर्सी के ऊपर होंगे या वो खुद न्यायाधीश होंगे तो शायद आपको इंसाफ मिल पाएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो साफ कह रहा हूँ कि जब तक इस देश के हर वर्ग को, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, सवर्ण हो, इन सभी लोगों को रिप्रेजेंटेशन न्याय व्यवस्था में मिलना चाहिए, न्यायाधीश उनके होने चाहिए, जिससे एक विश्वास पैदा हो। देखिए, बहुत सी चीजें हैं। अच्छा, एक बात मुझे ये बताइए, सॉरी टू नहीं बताइए, मुझे आप ये बताइए कि जिन वर्गों समुदायों के न्यायाधीश मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में, माननीय हाई कोर्ट्स में, क्या उन तमाम समाज और वर्गों को इंसाफ मिल रहा है? एक बात देखिए, उन्हें इंसाफ, ये क्या गारंटी होगी कि आपके समाज के लोग जज बन जाएंगे तो आपको इंसाफ मिलेगा? आप एक चीज को मैं और बताऊंगा आपसे
कि ये भी एक बहुत बड़ा कॉकस बन गया है। आज मैं अगर जज बन जाता हूँ, मान लीजिए मैं जज बन जाता हूँ, तो मेरा वकील फिक्स हो रहा है, क्योंकि आजकल वकालत भी फिक्स हो रही है जजों के साथ में, और जजेस वही जजमेंट देते हैं जो उनके वकील जिस तरह का जजमेंट देते हैं, और ये देश के लिए बहुत बड़ी नासूर बनती जा रही है। अगर इस पर कोई भी इंक्वायरी होती है, कोई भी किसी भी तरह की अगर बात होती है, हम इसको फेस करना चाहिए। इस नौजवानों को ये पूछना चाहिए क्या कारण है कि गरीब का बच्चा जज नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता। एक और भी चीज अभी सामने आई है कि जब तक किसी वकील की एनुअल इनकम टैक्स इनकम 10 लाख से ज्यादा नहीं होगी, वो हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकता है। अच्छा, अब आप बताइए, एक गरीब लड़का गांव से आता है, वो अपनी वकालत शुरू करता है छोटे छोटे पैसे लेकर के या किसी का सहयोग करके। बहुत से तो वकील ऐसे भी हैं जो बेचारे फ्री भी करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि उसे योग्यता नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसा उतना नहीं वो कमाता है। ये 10 लाख रुपए क्यों? 10 साल की समय सीमा पर पूछिए, हटाया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी, या तो आप एग्जाम कंडक्ट करो ना, जब आपको लगता है कि हम इस तरह का नहीं करते हैं, तो जुडिशियल कमीशन बनाओ, कमीशन बना लिया जाए की तरह से, जैसे IFS की तरह से, और उसके बाद जो सिलेक्ट होके आएगा वो अपने देश को चलाएगा, वो अपने देश को चलाएगा। केन साहब, समय सीमा की हम बात आपसे कर रहे थे, है ना, कि मतलब आरक्षण के लिए कुछ समय सीमा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपके संविधान ने, हमारे संविधान ने जो है वो किस हद तक इसमें हमें जो है वो मराहत दी है? संविधान के अंदर सरकारी नौकरियों में आरक्षण की समय सीमा कोई निर्धारित नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश के कानून मंत्री और देश के अफसर, देश की जुडिशरी, वहां तक भी कई बार ये देखने और सुनने को मिला है आरक्षण 10 साल के लिए था। कौन सा? वो पॉलिटिकल है, आर्टिकल 334 में। अच्छा, आर्टिकल 335 में कोई समय सीमा नहीं है, ठीक है, 16(4) में नहीं है। जब वहाँ समय सीमा नहीं है सरकारी नौकरियों में, तो क्यों वोट करते हो? वो है पॉलिटिकल। और जब पार्लियामेंट में ये इशू आता है, तो हमारे सांसद जिन बेचारों को नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो सब हाथ उठाने वाले एक ही सुर में बोलते हैं अब 10 साल से ज्यादा हो गए, 70 साल हो गए, रिजर्वेशन खत्म होनी चाहिए। वो कौन सी खत्म होनी चाहिए? वो कभी नहीं कहते कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म होनी चाहिए, आर्टिकल 334 में मिल रही है। उसके लिए कोई कहने के लिए आगे नहीं आता, उस पर डिबेट नहीं होती। अच्छा, उसकी समय सीमा जो बढ़ाई जाती है, 1 घंटे की चर्चा में वो रेजोल्यूशन पास, एक बात। अच्छा। दूसरा, हमारा मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया बहुत ज्यादा इस बात को लेकर मिस रिप्रेजेंट करता है कि नौकरियों में आरक्षण जो है 10 साल के लिए रखा गया था, इसे तो खत्म कर देना चाहिए। कभी नहीं रखा गया 10 साल के, एक बात। दूसरा, जो पॉलिटिकल है उसके लिए कभी कोई कहता नहीं, और जो चीज रखी नहीं गई उस पर अटैक क्यों करती हो? ठीक है, ये बात आपकी ठीक है। मुझे नहीं लगता ठीक है कि नहीं, ये तो देश तय करेगा, समाज तय करेगा, है ना, लोग तय करेंगे। लेकिन हमारे समझ में मोटे तौर पे एक बात आ रही है, वो ये है कि आप मुझे ये बताइए, क्या आप, एक आरोप लगाया जाता है, डॉक्टर साहब मैं आपसे बात करूं इस बारे में, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक आरोप लगाया जाता है कि इस आरक्षण ने जो है वो गुणवत्ता को खत्म कर दिया, क्वालिटी नहीं आ पा रही है, एफिशिएंसी नहीं आ पा रही है। हमारे जो दफ्तरों में काम करने की जो गुणवत्ता होनी चाहिए थी, है ना, तो वो जो गुणवत्ता थी वो हमें लगता है कि उससे कमजोर पड़ती चली जा रही है ना, क्वालिटी कंट्रोलिंग नहीं हो पाती आरक्षण के। क्या ये बात सही है? नहीं, आपने जो भी, देखिए, किसी के बोलने की आज़ादी है, वो प्रश्न अगर पूछा जाता है उसका हमें जवाब देना चाहिए ईमानदारी के साथ। आपने कहा गुणवत्ता खत्म होती है, भाई न्यायपालिका में तो कोई रिजर्वेशन हमारा है नहीं, और आज जो न्यायपालिका की गुणवत्ता आ रही है वो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए SC तो जिम्मेदार नहीं होगा, ना ST होगा, ना OBC होगा, ना माइनॉरिटी होगा, वो तो आपने अपनी तैयार की है। जब आपके 4 जजेस आकर के प्रश्न करते हैं कि भाई हमारी न्याय व्यवस्था और लोकतंत्र दोनों खतरे में, अब इसके लिए किसको हम दोष दें? एक। दूसरा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई रिजर्वेशन नहीं है, और वहाँ पर जो हमारे लोग सफलताएं पा रहे हैं, आप उनसे पूछिए उनकी जातियां क्या हैं। आज किडनी ट्रांसप्लांट करा करके हमारी जो विदेश मंत्री हैं, जिस डॉक्टर के हाथ से उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कराई है उसकी जात पूछ लेते और उससे जाके पूछते। मैं नहीं चाहता कि इस तरह की डिबेट में मतलब उन लोगों के नाम लिए जाएं, लेकिन मैं इस बात को जरूर कि आरक्षण के नाम से किसी भी तरह, एक तो बात यह है कि आरक्षण
पूरा हुआ ही नहीं है। 30% तो अभी तक आरक्षण लाभार्थी हो रहे हैं, जबकि 49% का कहा गया है। 20% उसे भी सवर्ण खा रहे हैं। आज देश में 30% लोग देश को डैमेज कैसे कर सकते हैं? 70% लोग वो हैं जो गलत तरीके से चुन के आते हैं। और देखिए, अभी बिहार के कुछ टीचर्स का एक इंटरव्यू आया, मीडिया के ही किसी कर्मचारी ने लिया कि देश का राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, जिले का नाम क्या है। और पता है उन टीचरों के नाम क्या थे? उन टीचरों के या तो दुबे थे, या मिश्रा थे, या पंडित जी थे। अब इन लोगों को जो सिलेक्शन दिए गए, इन लोगों को जो बिहाइंड दी कर्टन जो इनको बेनिफिट पहुंचाए जाते रहे हैं, दरअसल ये है कि मैं ये कहता हूं कि अगर इस तरह का है, आप ये बात जस्टिफाई कर रहे हैं कि आपके समाज को अगर आरक्षण दिया जाता है तो उससे क्वालिटी कंट्रोलिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वालिटी का मामला या गुणवत्ता का मामला जो है वो दूसरे वर्गों में यानी स्वर्ण वर्ग के टीचर्स और स्टाफ में भी हो सकता है। ये प्रॉब्लम वहां पे भी आ सकती है। आप ये कह रहे हैं, आपने एक मिसाल देकर बताई। नहीं, मैं भले ही वो मिसाल मैंने दी हो, लेकिन मैं इस बात के लिए जरूर कहता हूँ, और क्योंकि मैं राष्ट्र से प्रेम करता हूँ, मैं अपने संविधान में विश्वास रखता हूँ। आप गुणवत्ता किसी भी रूप में कमजोर मत होने दीजिए। अगर आपको लगता है कि शुरू क्लास का कैंडिडेट ठीक नहीं है, योग्य नहीं है, तो आप उसको प्रशिक्षण दीजिए, उसके लिए व्यवस्था कीजिए कि वो आकर के उस चीज को उस तरह से करे। लेकिन एलिगेशन एक तो है कि पहले आपने अवेलेबिलिटी कह दिया कि अवेलेबल नहीं है, फिर सूटेबिलिटी ला दिया, फिर उसको ये कह दिया। आप किस बात की गुणवत्ता की बात कर रहे हैं? आप चले जाइए गांव में, गांव में 60% पॉपुलेशन रहती है जो किसान है और खेतिहर मजदूर हैं। आपने उनकी शिक्षा को छीन लिया। आपने अपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बना दिए, चाहे वो टाटा के हो, बिरला के हो, उसमें बच्चा किसका पढ़ता है? उसमें बच्चा पढ़ता है पूंजीपति का। आपने प्रश्न किया, मैंने प्रश्न किया, हम लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। अब उनकी गुणवत्ता हम जाके किसान और मजदूर के साथ में तोलेंगे तो कैसे काम करे? मैं ये चाहता हूँ कि अगर गुणवत्ता का सवाल है तो वही गुणवत्ता जो शहर में आप भोग रहे हैं, गांव के उन बच्चों को भी दीजिए और फिर उन्हें कंपटीशन में लाइए। उनको कंपटीशन में लाया जाए, तब देखा जाए किसमें कितना दाम है। ये कोई एक्सक्यूजेबल बात नहीं। देखिए डॉक्टर साहब, आप लोगों की हमने गुफ्तगू सुनी, हमारे दर्शकों ने आपकी गुफ्तगू जो सुनने के बाद जरूर किसी निष्कर्ष पे पहुंचे होंगे। 10% रिजर्वेशन पर हम बात कर रहे थे, जो स्वर्ण को दिया गया है, ये जुमला है या हमला है? ये कहा भी जाता है कि ये जुमला ही नहीं है बल्कि ये एक हमला है संविधान के ऊपर। मुझे लगता है आप इससे संतुष्ट भी होंगे, लेकिन जब बात इंसाफ की आती है, अगर इंसाफ होगा तो शांति आएगी और सद्भाव भी आएगा। इंसाफ ही से जो है वो अमन जागता है और अमन की रोशन यानी क्षमा जो है वो रोशन होती है। हम यूं कह दें कि सबक पढ़ फिर सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ।